हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पास्ट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। जो नोटिफिकेशन पीसीएस की 2020 में आई थी उसका एग्जाम 2021 में हुआ था, वो एग्जाम को हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनवायरमेंट और साइंस के जितने भी आपके 2021 के पीसीएस में क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रॉड गाइडलाइंस क्या है। यहां पर आपको एनवायरमेंट के 99% क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। सो यहां पर ना फ्लेवर थोड़ा आपका यूपीएससी का आ चुका है, क्योंकि जनरली देखा जाता था जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जब हम डिस्कस करेंगे आपको 2015 के 2018 के, वहां पर जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली फ्रॉम दी बेसिक थे, कोर जिसको आप बोलते हैं कोर एनवायरमेंट के। लेकिन यहां पर जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हैं वो सारे ही करंट रिलेटेड हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट्स भी आपके एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही रहता है, क्योंकि वहां पर बहुत सी नई इजाद होती रहती है, नई फॉर्मुलेशंस, नई इन्वेंशंस होती रहती हैं। तो इसीलिए ये दो टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं और बहुत डायनेमिक है। ऐसे ही आपके इकोनॉमी का सेक्शन, जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो भी डायनेमिक रहता है। अब अगर आप देखें पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो पॉलिटी और ज्योग्राफी है वो इतने डायनेमिक सब्जेक्ट्स नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं जैसे पॉलिटी में कोई बिल आया, कोई एक्ट आया तो वो डायनेमिसिटी वहां पर इंक्लूड हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा डायनेमिक अगर आप बोलें तो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आपको कोर तो करना ही करना है, उसके बिना तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको साइड बाय साइड आपको करंट अफेयर्स भी रिलेट करने पड़ेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका as wild polio free. The disease is now found only in which of the following countries? अब देखिए यहां पर कोर कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है, दैट इज पोलियो का, लेकिन इसको इन्होंने किससे रिलेट किया है, करंट अफेयर्स से। क्योंकि जनरली ये जो न्यूज में, ये काफी न्यूज में रहा था कि वर्ल्ड वाइड पोलियो जो है वो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन सिर्फ अभी 2 कंट्रीज में ये बचा हुआ है। अब देखिए पोलियो को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पोलियो है इट इज अ वायरल इंफेक्शन, वायरल डिजीज है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको पोलियो हो गया तो कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी क्योर इसका नहीं है। अगर एक बार हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखी जाए कि जो पोलियो डिजीज है दैट इज प्रिवेंटेबल बट नॉट क्योरेबल, सो इट इज ट्रू, तभी इसके लिए वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं। सो आपको पता ही होगा यहां पर 2 तरह की वैक्सीनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है ओपीवी, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। ऐसे ही होती है आईपीवी, आई स्टैंड्स फॉर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। सो 2 वैक्सीन एग्जिस्ट करती हैं, ओपीवी और आईपीवी। हमारे इंडिया में जनरली क्या है, दैट इज ओपीवी। इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था, मतलब हम पोलियो को हरा चुके हैं। ठीक है जी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आता है जो आपकी वाइल्ड पोलियो है, वाइल्ड पोलियो वायरस है, उसके 3 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है वाइल्ड पोलियो वायरस 1, एक है वाइल्ड पोलियो वायरस 2 एंड ऐसे ही वाइल्ड पोलियो वायरस 3। जो तो वाइल्ड पोलियो वायरस 2 एंड 3 हैं ये ग्लोबली इरेडिकेट हो चुके हैं। जो वाइल्ड पोलियो वायरस 1 है वो भी ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन सिर्फ 2 कंट्रीज में बचा हुआ है। सो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया, क्योंकि जो वाइल्ड पोलियो वायरस 2 है और 3 है इट हैज बीन ग्लोबली इरेडिकेटेड। ऑन द अदर हैंड वाइल्ड पोलियो 1
इज ओनली प्रेजेंट इन 2 कंट्रीज। अब 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब देखिए, ये तो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि पोलियो के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि वैक्सीन है, क्योरेबल है कि नहीं है, प्रिवेंटेबल है कि नहीं है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस एग्जिस्ट करते हैं। सो ये तो जनरल टॉपिक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ है। क्वेश्चन किस पे फ्रेम हुआ है? दैट इज ऑन दी करंट अफेयर्स। सो अगर आपको डायनेमिसिटी चाहिए, अगर आपको होलिस्टिक कवरेज चाहिए, तो आपको कोर के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? आपको करंट अफेयर्स से भी वाजिब रहना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली इफ यू रेड दी करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डीएनए से रिलेटेड। अब देखिए, डीएनए एज अ टॉपिक आपका कोर कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनता है। व्हाट इज डीएनए? दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए को क्या कहते हैं? कि ये जीन इनहेरिटेंस करता है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फ्रॉम योर प्रेजेंट जनरेशंस, इट पासेस ऑन टू दी फ्यूचर जनरेशन। ठीक है जी। सो दिस इज डीएनए। डीएनए एज अ कंसेप्ट समझने को पूरा एक लेक्चर चाहिए। हम डीएनए पे पूरा एक लेक्चर फ्रेम करेंगे, जिससे कि आपको डीएनए के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन को कोर कॉन्सेप्ट के साथ भी रिलेट किया है और इसको इन्होंने डायनामिसिटी मतलब करंट अफेयर्स के साथ भी रिलेट किया है। अब स्टेटमेंट 1 पढ़िए। द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। अब देखिए, बिल पे क्वेश्चन पूछा गया है, सो ऑब्वियस ही बात है आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है। provides for the regulation of use of DNA technology for establishing the identity of certain persons। अब देखिए, डीएनए टेस्टिंग से, ये आप न्यूज में भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तब भी आप जनरली मूवीज देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आप ना जनरली जब भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से चलिए, जो आपको पता है वहां से स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही स्टेटमेंट 2 देखिए। डीएनए इज मेड अप ऑफ 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखिए, अगर आपको कोर ऑफ डीएनए पता है, तो आपको पता होगा कि 26 नहीं, कितने होते हैं? 23। ठीक है। सो यहां से आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मेरी स्टेटमेंट 2 क्या है? वो रॉन्ग है। जहां पर भी स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, उसको काटना शुरू कर दो। कैन यू सी दिस? आप इजीली आंसर पे पहुंच गए। अब यहां पर आपको क्या चाहिए था? कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए। क्योंकि अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए पता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, तो बाकी बचा ही क्या है? ठीक है। आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो एलिमिनेशन टेक्निक यहां पर यूजफुल रहती है अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पता है। ठीक है जी। सो यहां पर कितने होते हैं? 23। नेक्स्ट आता है डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स व्हिच कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिकल कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन दी ग्रोथ। सो यही होता है, जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल मतलब यहां पर 2 शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स ज्वाइन करती हैं। सो इसीलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड आरएनए जो होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब ये डबल हेलिकल नहीं है। यहां पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन कौन सी होगी? सिर्फ एक ही होगी। इसके बारे में हम एक लेक्चर जरूर फ्रेम करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो ये वाला ठीक है। 3rd इज करेक्ट। 4th आता है अंडर द बिल डीएनए प्रोफाइलिंग इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रिमिनल मैटर्स। अब देखिए, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आती हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? आपको दिख रहा है यहां पर ओनली, तो वहां पर जनरली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा ही गलत होती हैं। ठीक है। सो ये बिल के अंडर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के लिए ही ये यूज करी जाएगी। ये सिविल मैटर्स के लिए भी यूज करी जा सकती है, ऐसा बिल में प्रोवाइडेड है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इस आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएनए पता है। ठीक है जी। सो आंसर क्या होगा इसका? दैट इज आंसर सी, 1 and 3 ओनली। डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, ICMR पब्लिश्ड नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, which of the following statements are correct about gene therapy product? अब देखिए जीन थेरेपी, यहां पर कोर कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है आपका, जीन थेरेपी का। अब देखिए जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, जब भी हमने जीन्स में कोई भी ऑल्टरेशन की हो, जो भी जीन्स प्रेजेंट है, देखिए आपका डीएनए होता है, इसमें ये जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं जीन्स। सो दिस इज जीन नंबर 1 सपोज एंड दिस इज जीन नंबर 2। व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज हेल्ड टुगेदर इट फॉर्म्स अ डीएनए। आई एम सॉरी, जो आपकी जीन्स जब साइमल्टेनियसली जुड़ जाती हैं तो ही क्या फॉर्मेशन होती है, डीएनए की। सो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, जब आपने इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई भी ऑल्टरेशन करी है, चाहे एडिशन की है, चाहे सब्ट्रैक्शन की है, चाहे उसको मोल्ड किया है, उसको बोला जाता है जीन थेरेपी। ठीक है, सो अगर आपने जेनेटिक कोई भी वेरिएशन लेके आए हैं तो वो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उसको बोला जाता है जीन थेरेपी प्रोडक्ट, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यहां पर कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जीन। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल एंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन that could introduce modifications in the genome for therapeutic benefit। अब यही करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को लाइफ डिजीज है, कोई ऐसी डिजीज है जिससे बंदा मर जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आप क्या यूज कर सकते हैं, जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं। उसका वो जीन जो डिफेक्टिव है उसको क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। सो यहां पर क्या है, ये थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है, जीटीपीज वर्क बाय रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग और डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन्स। जो भी बॉडी में डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं उसको ये क्या करता है, या तो मॉडिफाई कर देता है या ऑल्टर कर देता है, तो यही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आता है, एज पर the new drugs and clinical trials rule, the GTPs fall under the new drug and shall always be deemed as a new drug। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, एक डाइसी स्टेटमेंट है। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो ये आपको नहीं पता होगा। सो अगर ऐसा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं फॉर द टाइमिंग। देखिए वहां पर अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट आता है, थैलेसीमिया, गॉहर्स डिजीज, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफिलिया fall under the genetically inherited diseases category। अब देखिए अगेन दिस इज ट्रू, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये सारी की सारी क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं और ये जेनेटिक डिजीजेस हैं। सो जेनेटिक डिजीजेस ऑब्वियस सी बात है, आप जीन थेरेपी करके क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। सो अगर मैं कहूं मैंने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े तो 1, 2 एंड 4 मुझे पता है करेक्ट है। अब देखिए 1, 2 एंड 4 करके कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4 करेक्ट होंगे, क्योंकि 1, 2 एंड 4 मुझे पता है करेक्ट है। सो ऑब्वियस ही बात है, आप यहां से डिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े हो। सो इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं इसको। सो आंसर क्या है यहां पर, डी। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच फॉर एनी एग्जाम, बीट पीसीएस, बीट यूपीएससी, बीट एनी अदर एग्जाम। वहां पर आपको ऐसे ही चलना है कि जहां पर आपको श्योरिटी है वहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, और क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हैं तो एलिमिनेशन पे ज्यादा ध्यान दें कि ये नहीं हो सकता, या फिर ये तो पक्का मुझे पता है, ये तो होगा ही होगा। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच दी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The Prime Minister of India mentioned the mega plan of One Sun, One World and One Grid project in the Independence Day address. Which of the following statements are correct about the project? अब आपसे again it is a current related topic, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला था वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। सो यहां पर किसकी रेलेवेंस दी है, रीन्यूएबल एनर्जी की, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। सो यहां पर क्या है, स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट इज द ट्रांजिशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स।
the idea of the project was first introduced in 2018 during the first assembly of International Solar Alliance. अब देखिए अगेन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर आपको पता हो, ये किसका इनिशिएटिव है? इंडिया एंड फ्रांस का. ठीक है, दोनों ने पार्टनरशिप करके इसको लॉन्च किया था. की डेवलपर कौन है? दैट इज इंडिया. नेक्स्ट आता है, चाइना वॉज द ओनली मेंबर कंट्री टू रेजिस्ट दिस प्रपोजल ड्यूरिंग ISA. अब अगेन देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहां पर क्या है? चाइना इज द ओनली कंट्री. अगर चाइना इसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान कहां गया? क्योंकि पाकिस्तान को हमारे इनिशिएटिव से हमेशा ही क्या रहता है? एंटी, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि आप यहां से इंटेलिजेंट गेसिंग से भी यहां तक पहुंच सकते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकती. जब थर्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकती मतलब ये नहीं हो सकती. आप सीधा आंसर पे पहुंच गए. दैट इज आंसर ए. ठीक है जी. सो दिस इज इंटेलिजेंट गेसिंग. जब भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखे तो वो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली वो रॉन्ग होती है. तो आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज ए. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से. अब देखिए अगेन इट वाज इन करंट अफेयर्स. व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आई है 2020 की. उसके बारे में स्टेटमेंट्स देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द EI? पहला है, इट प्रिडिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरमेंट. अब देखिए अगर आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पता है एज अ टॉपिक तो ये सिंपल है. एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करता क्या है कि अगर आप ये इंडस्ट्री लगाएंगे तो इससे एनवायरमेंट कितना ज्यादा हार्म होगा. सिंपल एज दैट. तो ऑब्वियसली बात है आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है, इट प्रिवेंट्स द प्रपोज्ड एक्टिविटी प्रोजेक्ट फ्रॉम बीइंग अप्रूव्ड without proper oversight or taking adverse consequences into account. So यही होता है आपके environmental impact assessment में कि देखा जाता है कि अगर ये इंडस्ट्री लगेगी तो इससे environment को कितना हार्म हो सकता है. अगर तो ज्यादा हार्म है तो ऑब्वियस सी बात है उसको अप्रूवल नहीं मिलेगी. ठीक है जी. थर्ड स्टेटमेंट आती है, it compares various alternatives for the project and seeks to identify the one which represents the best combination of economic and environmental cost benefits. So environmental impact assessment है ही क्या? It is maintaining the balance between development on one hand and environment on the other hand. तो यहां पर क्या है, एक स्वीट बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट तो चाहिए, साथ में आपको एनवायरमेंटल बैलेंस भी चाहिए. तो ये क्या है? अगेन दिस बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या करता है, आपको कॉम्बिनेशन लेके चलता है कि डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ हम एनवायरमेंट को भी बचा सकें. नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, एज पर द न्यू मॉडिफिकेशन कोल एंड नॉन कोल मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स डू नॉट नीड प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस. अब देखिए यहां पर क्या है, एज पर द न्यू मॉडिफिकेशंस कोल एंड नॉन कोल, यहां पर बोला गया है कोल एंड नॉन कोल को प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत नहीं है. अगर आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स में से एक स्टेप है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग. सो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये आपको तभी पता होगी जब आपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एज अ डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन आपने पढ़ा है. तो करंट अफेयर से अगेन रिलेट हो जाता है. ठीक है जी. सो यहां पर आंसर क्या बनेगा? दैट इज डी. ठीक है जी. सो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? करंट अफेयर्स को कोट करना ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट आता है, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP and International Energy Agency jointly released the Cooling Emissions and Policy Synthesis Report. Cooling Emissions and Policy Synthesis Report. Which of the following are correct regarding the report? अब again this is पूरा का पूरा that is related to current affairs. पहला statement है, it is based on the assessment of development and climate benefits of efficient and climate friendly cooling. अब देखिए, सपोज जब आप एसीज ऑन करते हैं
जब आप एसीज ऑन करते हैं तो एग्जॉस्ट से क्या निकलती है? हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट हीट, क्योंकि वो हीट कहीं भी यूज नहीं हो रही। वेस्ट हीट का मतलब क्या है? ये एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल कूलिंग, क्योंकि आपने क्या किया? एसीज को ऑन कर लिया और आप बाहर एनवायरनमेंट एग्जॉस्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल हीट कूलिंग। ऑन द अदर हैंड नेचुरल कूलिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई हैं, तो जब आप बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा गर्म नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, सपोज आपने अपने घरों में के रूफ्स पे क्या करा है? प्लांटिंग करी है, तो क्या होगा? ज्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और प्लांट्स क्या करेंगे? आपको एक ठंडक, आपके घर पे एक ठंडक का एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या है? नेचुरल कूलिंग हो रही है, जब आपने कुछ भी आर्टिफिशियल यूज नहीं किया है। सो यहां पर वो वही बात कर रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग। सो हम क्या करना चाहते हैं? कूलिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, बट इट शुड बी क्लाइमेट फ्रेंडली, मतलब नेचुरल कूलिंग। नेक्स्ट आता है, इट लेज आउट एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू डिलीवर एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल। सो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगी, जहां पर कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आपको जनरल स्टेटमेंट लग रही है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है, वो जनरली ट्रू होती है, हमेशा ही करेक्ट होती है। सो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? बोथ 1 and 2। अगेन करंट ओरिएंटेड है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट है, which of the following are correct regarding virtual water trade। अब देखिए virtual water का मतलब क्या होता है? What do you mean by virtual water? देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप कोई क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, सपोज राइस, आपने राइस उगाई, तो राइस उगने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर, है ना? कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। अगर इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है तो हमने क्या किया? अपनी कंट्री का पानी यूज कर लिया, और सपोज हम राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने अपना पानी, मतलब इंडिया का पानी, हमने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये क्या है? हिडन वाटर। इस राइस में क्या है? देयर इज हिडन वाटर। तो इस हिडन वाटर को ही हम बोलते हैं वर्चुअल वाटर। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वाटर। एज सच हमें राइस उठा के दिख नहीं रहा कि इसमें पानी है, ठीक है, लेकिन राइस उगाने में जो पानी यूज हुआ है उस पर्टिकुलर पानी को बोला जाता है वर्चुअल वाटर, ठीक है। सो जब हम इस वर्चुअल वाटर को ट्रेड करते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी बिकम्स वर्चुअल वाटर ट्रेड। सो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हिडन वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी मैंने आपको यही बताया, इट इज अ फॉर्म ऑफ हिडन वाटर। सो वन स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। The concept was introduced by Tony Allen in 1993। अब देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं पता तो ये आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपोर्ट ऑफ वाटर and water intensive products in arid and semi-arid regions. Third statement is the World Water Council is headquartered at Marseille in France. Again, if you do not know, you cannot attempt this question. You cannot. आप elimination से भी नहीं चल सकते हैं, ठीक है। So आपको ये 2 statements पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर वर्चुअल वाटर पता भी है तो आप स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट कर देंगे, लेकिन 2 और 3 के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल कहां पर हेडक्वार्टर्ड है। सो अगर आपको नहीं पता, यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। सो वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज डी। 1, 2 and 3 तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज रिलीज्ड अ रिपोर्ट एंटाइटल्ड असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अब देखिए अगेन इट इज अ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने क्या लॉन्च किया है, रिलीज की है, दैट इज रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। पहला स्टेटमेंट है, इट इज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट एंड assess the climate change in different parts of India. Number 2 है, it highlights the observed and projected changes in various climatic dimensions over the Indian region, their impacts and various policy actions. अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। सो ऑब्वियसली बात है ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है और एक जनरल स्टेटमेंट है, ये करेक्ट होगी हो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द IITM दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। देखिए ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इट इज लोकेटेड एट कोयम्बटूर, नो इट इज लोकेटेड एट पुणे। क्योंकि जितने भी आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उसका आपको प्लेस लोकेशन पता होनी चाहिए। IITM इज प्लेस्ड एट पुणे। अब देखिए अगर आपको ये स्टेटमेंट पता चल गई तो आप दो चीजें को एलिमिनेट कर सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। ठीक है जी, सो यहां पर आपके पास बचा क्या, 1 and 2 and 2 ओनली। अब 2 तो मुझे पक्का पता है कि करेक्ट है। जो पहला है यहां पर क्या लिखा गया कि इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट कि इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे होगा ये क्वेश्चन, नहीं तो आप अटक जाएंगे कि क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है बट फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऐसी रिपोर्ट थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसे कि हम डॉक्यूमेंट करना चाहते थे क्लाइमेट चेंज को। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। winter diesel is a specialized fuel that was introduced by Indian Oil Corporation. Again a current affairs question, लेकिन इसको आप जनरली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको विंटर डीजल के बारे में पता है। अगर नहीं भी पता है, आपको यहां से देख के ही पता चल रहा है विंटर डीजल का मतलब क्या है, जो ठंडे इलाकों में यूज होता होगा, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, फ्यूल जो है वो जम जाता है। ठीक है, जब फ्यूल जम जाएगा तो आपकी गाड़ियां कैसे चलेंगी, तो इसलिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, विंटर डीजल यूज करते हैं कि वो लो टेम्परेचर्स पे भी जमे ना। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले कीवर्ड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। पहला है, इट कंटेन्स एडिटिव्स टू मेंटेन द लोअर विस्कोसिटी सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन टेम्परेचर एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए विंटर डीजल है तो ऑब्वियस सी बात है, कहां किस इलाकों के लिए ये है, जहां पर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट हैज लोअर सीटेन रेटिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस ऑफ इंजन्स। अब इस बात को समझ लीजिए, देखिए सीटेन नंबर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्टेन नंबर और एक होता है सीटेन नंबर। देखिए ऑक्टेन नंबर होता है जब हमें फ्यूल की परफॉर्मेंस, कि फ्यूल परफॉर्म कैसे कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, माइलेज अच्छी दे रहा है कि नहीं, तो जब हम फ्यूल की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। सीटेन नंबर जनरली हम यूज करते हैं कि कितनी देर ले रहा है ये इग्नाइट करने को फ्यूल को। जो भी आपका फ्यूल है उसको इग्निशन चाहिए, जब आप चाबी लगाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल को इग्नाइट कर रहे हैं, तो कितनी देर में आपका वो जो व्हीकल है वो चल गया, दैट इज नोन एज दी सीटेन नंबर। तो जितना कम टाइम लेगी गाड़ी चलने को उतना अच्छा फ्यूल होगा, मतलब उतना अच्छा उसका सीटेन नंबर होगा। तो अब स्टेटमेंट पढ़िए, इट हैज लोअर सीटेन रेटिंग, नो इट हैज हायर सीटेन रेटिंग। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या चाहिए हमें कि गाड़ी हमारी तुरंत चल जाए, फटाफट चल जाए, तो वहां पर जो सीटेन नंबर होगा दैट विल बी हायर। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें यहीं से पता चल गया। ठीक है जी। सो C10 नंबर क्या है? जनरली ये डीजल गाड़ियों के लिए यूज होता है कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है वो कितनी जल्दी इग्नाइट हो रहा है। जितनी जल्दी इग्नाइट होगा मतलब जितनी जल्दी आपकी गाड़ी चलेगी उतना अच्छा C10 नंबर होगा, मतलब हायर C10 नंबर होगा। ऑन द अदर हैंड ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि फ्यूल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। जितनी फ्यूल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना हायर ऑक्टेन नंबर होगा। ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन C10 एंड ऑक्टेन। अगेन ये आपका कोर कॉन्सेप्ट बनता है आपके एनवायरनमेंट का। सो यहां पर आंसर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी, क्योंकि यहां पर लोअर C10 रेटिंग नहीं होगी, हायर C10 रेटिंग होगी। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट विंटर डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अगेन इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टाइरीन गैस लीक। विशाखापट्टनम में आपने सुना होगा 2020 में बहुत ज्यादा हुआ था ये, क्योंकि उस टाइम कोविड भी बहुत ज्यादा था और ऊपर से ये विशाखापट्टनम स्टाइरीन गैस लीक हो गया था। सो उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो स्टाइरीन है ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए स्टाइरीन as that is that styrene, sorry I'm sorry, this is styrene. Styrene is used in the production of polystyrene plastics. अगेन अगर आपने उस टाइम के न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज ट्रू, क्योंकि ये कहां पर यूज होता है, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक्स बनाने के लिए, और ये लिक्विड में एज अ लिक्विड स्टोर होता है इन दी फैक्ट्रीज। नंबर 2 है शॉर्ट exposure to styrene gas results in irritation of mucous membrane and gastrointestinal effects and inhalation problems। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी गैस अगर लीक हुई है और उससे डैमेज हुआ है मतलब डिजास्टर हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी स्किन या फिर आपके इन लंग्स को क्या कर देगी, इन्फ्लेमेट कर देगी। तो वहां पर आपको क्या हो सकता है, हेल्थ डिजीजेस हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज करेक्ट। ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो आप जज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टाइरीन एज अ गैस कहां पर यूज होती है, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक बनाने के लिए। ठीक है जी। सो ये आपको पता होना चाहिए था। अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आता है जो CSIR है उसमें एक जिज्ञासा प्रोग्राम चलाया है। अगेन अ करंट रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपने जिज्ञासा स्कीम पढ़ी है CSIR की तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल आएगी। तो जनरली कुछ नहीं है, ये क्या है, स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है। सो आंसर इज बी। अगर आपको पता है कि ये स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स को अक्रॉस कंट्री दे आर एक्सपोज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताएंगे। तो यहां पर कीवर्ड क्या था, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट का ये इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम है। सो जिज्ञासा इज ऑल अबाउट दिस। अगेन अ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मीजोथेलियोमा। देखिए अगेन अ करंट रिलेटेड क्वेश्चन। एक मलिग्नेंट ट्यूमर है किस चीज का। अब देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू लेड, इट इज रिलेटेड टू लेड, ओनली लेड। ठीक है। अगेन क्योंकि एक डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय लेड, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। याद कर लीजिए, कुछ चीजें याद कर लीजिए, क्योंकि आपको वो आगे भी कभी काम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज three-way catalytic converter is used in vehicles to reduce what। अब देखिए पहले समझिए थ्री-वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या। जनरली ये आपके व्हीकल्स के इंजन्स में इंस्टॉल्ड होता है। ये करता क्या है, ये रिड्यूस करता है एमिशंस को। जो भी एमिशंस फ्यूल के बर्न होने से एमिट होते हैं ये उनकी रिडक्शन करता है। थ्री वे का मतलब क्या है, इसमें 3 चीजें लगी होती हैं। पहला जो यूज होता है दैट इज रोडियम, सेकंड यूज होता है पल्लेडियम और थर्ड यूज होता है प्लैटिनम। ये 3 चीजें, 3 लेयर्स होती हैं।
पहली लेयर किसकी यूज होती है? रोडियम की। जो रोडियम होता है वो रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंपाउंड को। सो यहां पर क्या है? एमिशंस को रिड्यूस करने का एक तरीका है। सो आपके इंजन में क्या लगाया जाता है? 3-वे कन्वर्टर। अब 3-वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर 3 लेयर्स की कोटिंग होती है। पहली लेयर रोडियम, दूसरी लेयर पैलेडियम एंड तीसरी लेयर प्लैटिनम। ठीक है, सो इसकी वजह से जो आपके एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो पाते हैं। सो इसका आंसर क्या है? दैट इज ए, 1, 2 एंड 3। क्योंकि ये क्या करता है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को, मतलब सेकेंड लेयर जो पैलेडियम है वो एक्चुअली में यही करता है, हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैलेडियम क्या करता है? उसको एमिट करने से रोकता है। और जो पहली लेयर है दैट इज रोडियम की लेयर है, वो किसको रिड्यूस करती है? दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की कोई भी कंटेनमेंट नहीं है। सो 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं? ये एमिशंस को रिड्यूस करने में काम आते हैं। अब अगर इसकी आपको वर्किंग पता होती तो ये क्वेश्चन आसान है। अगर आपको इसकी वर्किंग नहीं पता है तो ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इससे नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं। सो यहां पर आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट द गैस विच इज रिड्यूस्ड। दिस इज 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द सिंबल ऑफ इंडियन इको मार्क इज विच? अर्दन पॉट, स्ट्रॉ बास्केट, अर्दन लैंप एंड बैम्बू पॉट। देखिए आंसर क्या है? दैट इज अर्दन पिक्चर। घड़ा है एक। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इको मार्क वाला लेते हैं, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दैट प्रोडक्ट हैज बीन मेड कीपिंग इन कंटेक्स्ट विद द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि एनवायरमेंट पोल्यूशन के बिना इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। सो जो भी प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको दिया जाता है इको मार्क। सो उसके ऊपर एक घड़ा सा बना होता है। ठीक है, अर्दन पिक्चर बनी होती है, जो पिक्चर का मतलब क्या होता है? घड़ा। ठीक है, वो अर्दन पॉट बना होता है जो कि सिंबलाइज क्या करता है कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। इन व्यू ऑफ द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। अगेन कोस्टल रेगुलेशन जोन पे क्वेश्चन बना है। ये करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा था क्योंकि CRZ को अमेंड किया गया था। अब क्या है? CRZ1 is used for exploration and extraction of natural gas is permitted selectively. Next is CRZ2, unauthorized structures are allowed to be constructed. अब देखिए सिंपल सा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, जब भी कोई चीज अनऑथराइज्ड है क्या उसको अलाउ कर दिया जाएगा? नो, इट इज नॉट ट्रू। कोई भी चीज अनऑथराइज्ड कैसे हम पास कर सकते हैं, कैसे हम अलाउ कर सकते हैं उसको? सो द सेकेंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सो सेकेंड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो जाती है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सो बचे ये दो, 2 या 3। ठीक है, सो आंसर इज 1 एंड 3, क्योंकि 2 अगेन कैंसिल हो गया तो बच्चे आप सीधा आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि 2 जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग ही है, क्योंकि कभी भी आप अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को कैसे अलाउ कर दोगे ना। ठीक है, सो यहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, अगेन अ करंट रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1। करेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करनी है। Corals are an endangered marine species and protected under Schedule 1 of WPA Act, that is Wildlife Protection Act 1972. Statement 2 दी हुई है, Rhizagidae, Caryophyllaceae and Dendrophilidae are the names of coral families. Recently in news, the Maharashtra government gave permission to translocate some colonies in order to build a coastal road to ease traffic congestion. So again a current related question. अगर आपको statement 2 नहीं पता तो आप ये question नहीं कर सकते हैं।
जो स्टेटमेंट 1 है वो जनरली करेक्ट है, क्योंकि जो कोरल्स हैं वो एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज हैं, उनको बचाना हमारा जिम्मा है, तो इसलिए ये शेड्यूल 1 में होंगे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पता है, 6 शेड्यूल्स हैं, वो 6 शेड्यूल्स में कुछ प्रोटेक्शन दे रखी है। जो शेड्यूल 1 है वहां पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, तो कोरल जो है वो ऑब्वियसली बात है शेड्यूल 1 में आएंगे। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट तो जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या है? दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि ये उस टाइम न्यूज में था, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम ट्रांसलोकेट कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, which of the following organisms are considered as benthos biotic community। देखिए, आपको इसके लिए पता होना चाहिए बेंथोस क्या होते हैं। वो बायोटिक कम्युनिटी इन aquatic atmosphere, इन aquatic ecosystem, जो कि बॉटम ऑफ सी लेवल पे रहते हैं, बॉटम ऑफ सी पे रहते हैं, मतलब सी के तले पे रहते हैं। सो आपके पास ऑप्शंस क्या है? स्टारफिश, बीटल्स एंड ऑयस्टर्स। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता, जो बीटल्स हैं वो तो आप क्या देखते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी देखते हैं, लैंड पे भी देखते हैं बीटल्स। ठीक है, सो हम यहां से बीटल्स को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। सो अगर आप 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो बचा क्या? 1 एंड 3। ठीक है, क्योंकि बीटल्स तो आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे भी देखते हैं। ऑन द अदर हैंड ये किसकी बात हो रही है? सारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की बात हो रही है। सो यहां पर बीटल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। सो आंसर इजीली क्या हो जाएगा? दैट इज सी। सो आप देख सकते हैं कि जो 70% ऑफ द क्वेश्चंस हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं भी पता है, इंटेलिजेंट गेसिंग से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन होलिस्टिकली कवरेज कब होगी? जब आप एनवायरनमेंट और साइंस को, कोर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके करंट अफेयर्स की एडिशन करेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें 18 to 20 क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक मेजर चंक बनता है। तो आप एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।